ओके, इमोशंस की हम बात कर रहे थे। तो बेसिकली क्या होते हैं इमोशंस? दे आर अ डिस्प्ले ऑफ फीलिंग्स, ठीक है, अबाउट समथिंग दैट हैज हैपेंड टू अस। हमारे इर्द गिर्द डिफरेंट इवेंट्स हो रहे हैं, डिफरेंट स्टिमुलेशंस हो रही हैं, ठीक है, तो इमोशंस आर अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ दैट थिंग्स। और ये बहुत ज़्यादा लिंक्ड है, जैसे मैंने बात की, हमारे कल्चर से, प्लस हमारी कॉग्निशन, हमारा इंटरनल थॉट प्रोसेस है, वो उस वक्त क्या चल रहा है, हम उस इमोशन को इंटरप्रेट कैसे कर रहे हैं, ठीक है। ये डिफरेंट चीज़ें जो हैं ये इमोशंस में इंपॉर्टेंट है। फिर ये कि इमोशंस जो हैं वो हमारी बॉडी को भी इफेक्ट कर रहे होते हैं, ठीक है, बिकॉज क्या हो रहा होता है कि हमारे सर्टेन जो डिफरेंट इमोशनल स्टेट्स हैं ये फिजिकली मैनिफेस्ट हो रहे होते हैं, ठीक है, कैसे हम आगे जाके देखेंगे। अब क्या होता है कि emotions are basically a very complex set of reactions, ठीक है, which are emerging as a result of some stimulus in the environment। और इससे क्या अराइज होती हैं, कुछ सब्जेक्टिव फीलिंग्स होती हैं which differ from person to person, ठीक है, कि एक ही सिचुएशन हो सकती है बट मे बी वी आर ऑल सिटिंग इन अ सिनेमा वॉचिंग अ मूवी, लेकिन हर बंदा एक डिफरेंट इमोशनल स्टेट में होगा, ठीक है, रेलिवेंट टू व्हाट दे आर फीलिंग एट दैट मोमेंट। फिर एक फिजियोलॉजिकल अराउजल आता है कि हमारी बॉडी किस तरह रिएक्ट करती है इमोशन की वजह से। एंड देन ऑफ कोर्स देयर इज एन अल्टीमेट मैनिफेस्टेशन व्हिच इज एन ऑब्जर्वेबल बिहेवियर। अब जो हमारा ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है उसका इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल है कि वो कंट्रोल कर रहा होता है हमारे इमोशनल एक्सप्रेशन को, जो हमारा ऑब्जर्वेबल बिहेवियर है उसको, प्लस हमारा जो फिजियोलॉजिकल अराउजल है। हमने पहले बात की कि ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम बेसिकली अराउजेस एंड काम्स आवर सेंसरी सिस्टम्स, ठीक है, हमारी जो मतलब हार्ट रेट तेज हो रहा है, हमारी पैल्पिटेशंस हो रही हैं, प्यूपल्स डायलेट हो रहे हैं, ऑल ऑफ दोस कम अंडर दिस, ठीक है। ये डिफरेंट डेफिनेशंस है इमोशंस की। इमोशन इज अ सब्जेक्टिव फीलिंग। कुछ कीवर्ड्स हैं जो बार बार आपको नजर आएंगे, सब्जेक्टिव फीलिंग्स हो गया, फिजियोलॉजिकल अराउजल, तो ये चीजें इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। अच्छा, अगेन इसके हम डेफिनेशन में ज़रा ज़्यादा बात करेंगे बिकॉज इट हैज़ वेरी डिफरेंट डायमेंशंस, ठीक है। एक इसका फिजियोलॉजिकल एस्पेक्ट है, एक कॉग्निटिव एस्पेक्ट है, एक बिहेवियरल एस्पेक्ट है, ठीक है। अब जिस तरह इफ वी आर एक्सपीरियंसिंग हैप्पीनेस, फियर, ग्रीफ, सॉरो, तो कहीं ना कहीं उसमें हम बॉडी चेंजेस भी आएंगे, जैसे हमने बात की, बॉडी टेम्परेचर चेंज हो सकता है, सर्टन हॉर्मोन्स कैन बी रिलीज्ड मोर, ठीक है। अच्छा, इस टेबल में देख लेते हैं, जिस तरह यहाँ पर एक्सप्लेन हुआ है कि how certain elements of our body are controlled by the autonomic nervous system, ठीक है। और इससे हमारा फिजियोलॉजिकल अराउजल होता है। अगर हमारे सामने कोई खौफनाक चीज़ आ जाए तो हमारे हार्ट रेट तेज हो जाएगा एंड हमारी जो डाइजेस्टिव प्रोसेस है वो थोड़ी देर के लिए इनहिबिट हो जाएगा। अगेन फ्लाइट एंड फाइट वाली बात आ गई, ठीक है। अच्छा, अब फिजिकल कंपोनेंट में यही सारी बातें हैं, ठीक है, हाउ द बॉडी रिस्पॉन्ड्स टू द इमोशन, ठीक है। और किस तरह क्या होता है कि when the body is aroused it experiences a surge of powerful feelings जिनको हम emotions कहते हैं। और वो लोग जो ज़्यादा जल्दी अपनी बॉडी के अराउजल को डिटेक्ट कर लेते हैं, ठीक है, दे आर बेटर एबल टू लेबल एंड आइडेंटिफाई देयर इमोशंस, ठीक है। ये अगर हम बात करें पीपल विद एंजाइटी, ठीक है, अगर आपको अवेयरनेस है कि आपकी बॉडी में क्या चेंजेस आ रहे हैं व्हेन यू आर फीलिंग एंग्शियस, तो इट्स वेरी लाइकली कि आप उसको ज़्यादा बेहतर तरीके से कंट्रोल या मैनेज कर सकेंगे, ठीक है। बिहेवियरल कंपोनेंट वही सब चीज़ें हैं जो कि हमारी फिजिकल मैनिफेस्टेशंस हो रही हैं, कोई ओवर्ट ऑब्जर्वेबल जो हमारे एक्सप्रेशन है इमोशंस का, हमारे बॉडी जेस्चर्स हो सकते हैं, हमारा पोस्चर। आपने देखा होगा कि इवन इफ समवन इज नॉट इन फ्रंट ऑफ यू, आप उससे बात कर रहे हैं फोन पे, टोन ऑफ वॉइस से आपको अंदाजा हो जाता है कि यार व्हाट दिस पर्सन इज फीलिंग एट द मोमेंट, पिच से अंदाजा हो जाता है, ठीक है। तो वही समबडी इज सिटिंग, जिस तरह जब हम इंटरव्यू में जाते हैं तो द साइकोलॉजिस्ट जो होता है इंटरव्यू पैनल में, वो हमारी ये चीज़ें असेस कर रहा होता है कि अच्छा इज दिस पर्सन बिहेविंग, नॉन वर्बल बिहेवियर उसका कैसा है, ठीक है, उसके जेस्चर्स कैसे हैं, फेशियल एक्सप्रेशंस बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे जाके हम जब इसकी थियरी पढ़ेंगे तो उसमें विल नो के फेशियल एक्सप्रेशंस का क्या रोल है इसमें, ठीक है। तो वो कहते हैं कि बहुत सारे जो फेशियल एक्सप्रेशंस हैं वो यूनिवर्सल भी हैं, लेकिन इसके साथ साथ कुछ इन्फ्लुएंस्ड है हमारी सोसाइटी और हमारे कल्चर से कि क्या क्या हम इमोशंस डिस्प्ले कर सकते हैं, क्या नहीं, बिकॉज सर्टन सिचुएशन का भी एक तकाजा होता है, ठीक है। लाइक अगेन लाइक आई मेंशन कि आप इंटरव्यू में हैं तो यू वुडंट रियली लाफ आउट लाउड, ठीक है, आप बड़े कंट्रोल्ड और एक सोफिस्टिकेटेड डिमीनर में होगे। यहाँ पे एग्जांपल है कि जैसे इंग्लैंड में जो क्वीन जहाँ पर रहती है उसके पैलेस के बाहर जो गार्ड्स हैं, दे आर सपोज्ड टू कीप अ वेरी स्ट्रेट फेस, क्योंकि उनकी एक इंतहाई फॉर्मल
और इस तरह की उनकी ड्यूटी है, ठीक है। तो आपको शायद लग रहा हो कि वो पता नहीं गुस्से में, बट दैट्स नॉट ट्रू, दैट्स देयर कल्चरल इंटरप्रिटेशन कि उन्होंने उस सिचुएशन में ऐसे बिहेव करना है, ठीक है। फिर इसका कॉग्निटिव एस्पेक्ट आ जाता है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है जब हम थ्योरीज पढ़ेंगे कि हाउ डू वी इंटरप्रेट सर्टेन सिचुएशंस गोइंग ऑन through our internal thought process, ठीक है। It determines how our body is going to respond to a particular emotion. Like for example, if you're sitting alone, कमरे में बैठ के आप कोई हॉरर मूवी देख रहे हैं और एकदम से आपको कोई आवाज आती है अजीब सी, आप डर जाएंगे, ठीक है। Why? Because you labeled that sound with danger, ठीक है। आपने सोचा कि अच्छा यार कोई थ्रेट है, मुझे शायद कोई गड़बड़ है। सो जो हमारा इमोशनल रिस्पॉन्स है वो किसी इमेजिनरी थ्रेट पे भी हो सकता है कि आप दरवाजा खोल के देखेंगे तो बाहर कोई भी नहीं होगा, मे बी हवा चल रही थी या कहीं और से आवाज आई, ठीक है। सो आवर परसेप्शन टू द इमेजिनरी थ्रेट इज व्हाट मेक्स अस फील रियल, ठीक है। हमने परसीव उसको ऐसे कि हमने उसने कॉग्निटिव लेबल अटैच कर दिया कि दिस इज डेंजरस, दिस इज अ थ्रेट, तो हम फौरन उठ के भागे, ठीक है। हमारा बिहेवियर फियर इंड्यूस्ड हो गया एंड वी स्टार्टेड एक्सपीरियंसिंग फियर इन द बॉडी एज वेल, ठीक है। अच्छा जी, अब कहते हैं कि जो इमोशंस जो है वो 4 स्टेजेस में एक्सपीरियंस होते हैं। सबसे पहले आप एक एनवायरनमेंट में कोई स्टिमुलस होता है जिसको आप इंटरप्रेट करते हैं, वो आपके सेंसेस से आपका ब्रेन उसको डिटेक्ट कर लेता है, ठीक है। देन इट इलिसिट्स सम सब्जेक्टिव फीलिंग, जैसे कि कोई फियर आपको शो वो फील हो रहा है, आप हैप्पीनेस, इट कैन बी एनीथिंग, एंगर, रेज, जेलसी, डिस्गस्ट। अगर आप इमोशंस की स्पेक्ट्रम को देखो तो दे आर वेरी ब्रॉड, और कुछ बेसिक इमोशंस हैं उनसे बाकी इमोशंस डिराइव होते हैं, ठीक है। अच्छा, फिर क्या होता है कि उसके बाद यू स्टार्ट एक्सपीरियंसिंग सम फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स, ठीक है, जैसे हमने पहले बात की। एंड देन इवेंचुअली देयर इज एन ओवर्ट बिहेवियरल रिस्पॉन्स। तो इनको अगर हम स्टेजेस में कैटेगराइज करें तो ये इस तरह आएंगे, लेकिन डिफरेंट थेरीज को जब हम स्टडी करेंगे तो वो हर थेरीज का एक डिफरेंट व्यू देती है, लेकिन बात सारी इन्हीं के बीच में घूम रही होती है, ठीक है। अच्छा, अब ये देख लेते हैं कि हमारे ब्रेन का क्या रोल है इमोशंस के अंदर। हमने बात की कि जो लिम्बिक सिस्टम होता है जिसको हमने काफी डिटेल में पढ़ा, दैट इज द इमोशनल ब्रेन, ठीक है। और लिम्बिक सिस्टम में ही पाया जाता है, देयर इज अ स्मॉल स्ट्रक्चर कॉल्ड अमिगडाला व्हिच इज द इमोशनल सेंटर ऑफ द ब्रेन, ठीक है। वो क्या करता है, इट अटैचेस सर्टेन वैल्यू टू द इमोशनल एक्सपीरियंस, ठीक है। अब ये टेम्पोरल लोब में पाया जाता है, क्या करता है कि ये इवेलुएट करता है जो भी सेंसरी इनपुट थैलेमस इसको भेज रहा है, तो देखेगा कि अच्छा इज दिस डेंजरस और नॉट, और ये फिर ट्रिगर कर रहा होता है हमारा रिस्पॉन्स आगे से, ठीक है। और इवेंचुअली हाइपोथैलेमस इन्वॉल्व होता है उस इमोशनल जो हमारा स्टेट है उसको कैसे उसने बिहेवियर में मैनिफेस्ट करना है, ठीक है। वो उस चीज को ट्रिगर कर रहा होता है। सो दे ऑल वर्क इन कंजंक्शन विद ईच अदर, ठीक है। और इतना सीमलेसली हो रहा होता है कि वी आर नॉट इवन अवेयर ऑफ इट। अच्छा, अब अगर हम थेरीज ऑफ इमोशन की बात करें तो दे आर बेसिकली डिवाइडेड इन 2 कैटेगरीज। फिजियोलॉजिकल थेरीज हैं, कुछ कुछ कॉग्निटिव थेरीज हैं। अब आपको ये बहुत ज़्यादा ओवरलैप होती हुई लगेंगी बिकॉज दे आर एक्चुअली इन्फ्लुएंस्ड बाय ईच अदर एज वेल। जैसे कॉग्निटिव में आपको कोई बहुत ज़्यादा फर्क नहीं नजर आएगा क्योंकि उनकी ओरिजिन एक ही है, ठीक है। सिर्फ ये कि 2 लोगों ने उस पर बात कर ली तो हमने उसको 2 थेरीज का नाम दे दिया। इस तरह फिजियोलॉजिकल थेरीज बड़ी मिलती जुलती हैं, एक दूसरे से इन्फ्लुएंस्ड हैं, ठीक है। अक्सर ऐसा होता है कि थेरीज जो है वो कई दफा आपको अपोजिंग नजर आती हैं, जिस तरह हमने शुरू में बात की कि स्ट्रक्चरलिज्म फंक्शनलिज्म बिल्कुल अपोजिंग थेरीज थी, एक दूसरे के क्रिटिसिज्म में आई थी, ठीक है। कुछ थेरीज ऐसी आपको मिलेंगी कि इट विल बी वन थेरी विल बी बिल्डिंग अप ऑन द अदर थेरी, ठीक है। तो उसमें थोड़ी सी कंफ्यूजन के चांसेस होते हैं, बट लेट्स होप कि ये क्लैरिफाई हो जाए। ओके, पहली है जी फेशियल फीडबैक थ्योरी। जिस तरह के नाम से जाहिर है, ये कहते हैं कि जो हमारे फेशियल एक्सप्रेशंस हैं, फेशियल फीचर्स या जेस्चर्स हैं, वो जो मस्कुलर मूवमेंट्स है ना, दे एक्चुअली हेल्प अस इन इंटरप्रेटिंग डिफरेंट इमोशंस, ठीक है। अब ये थ्योरी की जो रूट्स है ना, वो डार्विन की फिलॉसफी में है कि उसने कहा कि जो हमारी फेशियल जेस्चर्स है ना, दे आर इननेट, ये इनहेरिटेड होती हैं हमारे कुछ बिहेवियरल पैटर्न्स, ठीक है। अच्छा, but other than that, what it says is that your brain interprets that feedback from your facial muscles as different emotions. वो उसको different emotions में translate करता है, ठीक है। For example, if you're sitting in a room and there's a dark shadow, or you react by, like you widen up your eyes, you try to take the information, ठीक है। आप probably tense हो जाओगे, अब देखो कि अच्छा क्या हो रहा है, but that this is focused just on the facial features, ठीक है। हमें सिर्फ इनकी बात करनी है। तो मे बी आप
क्यूरोसिटी में यू रेज योर आईब्रोज, ठीक है। अब ये जो सारे फेशियल मसल्स है ना, इनके जो चेंजेस हैं ये जा रहे हैं ब्रेन में, ब्रेन इनको डिटेक्ट कर रहे हैं, देन इट इज एसोसिएटिंग देम विद अ सर्टेन इमोशन, ठीक है। जिस तरह मे बी रेजिंग योर आईब्रोज, अच्छा ब्रेन डिटेक्ट कर लिया कि ओके दिस इज अ फियर रिस्पॉन्स, तो यू विल स्टार्ट टू फील द इमोशन ऑफ फियर। तो अब इस थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या होता है कि पहले हम स्टिमुलस एनवायरनमेंट से आता है, हमारे फेशियल एक्सप्रेशन उसके हिसाब से रिएक्ट करते हैं, तो ब्रेन इंटरप्रेट्स दैट, ठीक है। अब इसका क्रिटिसिज्म ये हो सकता है कि नॉट नेसेसरली, ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि वी आर रेजिंग आवर आईब्रोज तो वो फियर ही हो हमेशा। इट कैन ऑल्सो बी हम किसी से क्वेश्चन करते हुए भी ऐसे कर रहे हो तो हो सकता है उसमें फियर ना हो, उसमें सिर्फ क्यूरोसिटी हो, ठीक है। तो अब आपको हर थियरी की कोई ना कोई लिमिटेशन भी साथ साथ नजर आएगी। अच्छा, आगे चलते हैं। दिस इज द जेम्स लैंग थ्योरी। वो ये कहता है कि जो हमारे इमोशनल एक्सपीरियंसेस है ना, दे अकर इन रिएक्शन टू सम बॉडीली इवेंट, यानी कि एक स्टिमुलस आया एनवायरनमेंट से, ठीक है, उसके बाद हमारी बॉडी ने एक सर्टेन रिएक्शन दिया, उसके बाद जाके हमने इमोशन फील किया। सो हमारा जो बॉडी रिएक्शन था उसने बेसिकली इमोशन कॉज किया। उसने कहा, उसके एग्जैक्ट वर्ड्स हैं कि वी फील सॉरी बिकॉज वी क्राई, एंग्री बिकॉज वी स्ट्राइक, अफ्रेड बिकॉज वी ट्रेम्बल, ठीक है। यानी फीलिंग बाद में आती है और हमारा जो उसका बॉडीली रिस्पॉन्स है वो पहले आ जाता है। तो वो कहता है कि फिजियोलॉजिकल चेंजेस क्रिएट स्पेसिफिक सेंसेशंस एंड देन आवर ब्रेन इंटरप्रेट्स दो सेंसेशंस एंड इट कैटेगराइजेस और लेबल्स देम एज सर्टेन डिफरेंट इमोशंस, ठीक है। कहता है कि इसके लिए ज़रूरी होता है कि हमें अपनी फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्सेज की अवेयरनेस हो, बिकॉज सारा काम ही उन पे बेसिस है, ठीक है। हमने इमोशंस का कॉज ही अपनी बॉडीली रिएक्शंस या फिजियोलॉजिकल चेंजेस को कह दिया। वी नीड टू बी अवेयर ऑफ देम, ठीक है, एंड दे डिटरमिन आवर इमोशनल अराउजल। और फिर क्या होता है कि जो इमोशंस हैं दे आर द परसेप्शन ऑफ सर्टन अगेन इंटरनल बॉडीली चेंजेस, ठीक है। तो इसने सिर्फ एक चीज़ को लेके बात की। अच्छा, आगे चलते हैं। इस पिक्चर में आप देख सकते हैं कि देयर इज एन एक्सटर्नल स्टिमुलस, मे बी यू आर सिटिंग इन अ सिनेमा वाचिंग अ मूवी और एक बहुत ही कोई ट्रॉमेटिक सीन आया, ठीक है। तो उस स्टिमुलस ने क्या किया, इट इज लेड यू टू स्टार्ट क्राइंग, एंड व्हेन यू आर क्राइंग उसके बाद आपका जो इमोशनल रिएक्शन है दैट इज इंटरप्रेटेड, ठीक है। अच्छा, अब क्या हुआ कि इसके रिएक्शन में एक थ्योरी आई, कैनन बार्ड थ्योरी, व्हिच वाज गिवन बाय वॉल्टर कैनन एंड फिलिप बार्ड। उन्होंने कहा कि भाई इस तरह तो नहीं होता, ठीक है। दैट्स नॉट ट्रू कि पहले आप एक आपकी बॉडी पहले कुछ फील करे और उसकी इतनी देर के मतलब उसके बाद जाके आप इमोशन फील करो, दैट्स नॉट ट्रू, बिकॉज नॉर्मली हम ये दोनों चीज़ें एक साथ एक्सपीरियंस कर रहे होते हैं, ठीक है। देयर इज नो लैग इन इट कि पहले हम रो रहे होंगे और उसके बाद हम इसको अलाइन करेंगे कि ओके दिस इज वी आर फीलिंग सैड, दैट डजंट हैपन। तो कैनन बार्ड थ्योरी कहती है कि जो हमारी इमोशनल स्टेट है और जो फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स है वो इकट्ठा हो रहा होता है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू देम इट अकर्स साइमल्टेनियसली, ठीक है, इट्स नॉट डिपेंडेंट ऑन ईच अदर। और इन्होंने एक थोड़ी सी न्यूरोबायोलॉजिकल टेक ली अपनी थ्योरी के अंदर, ठीक है। दे एम्फसाइज द रोल ऑफ थैलेमस। उन्होंने कहा कि जी हमारी जो सारे इमोशनल एक्सपीरियंस है थैलेमस एक्टिवेट करता है, उसके बाद वो सारी जो सेंसरी डिफरेंट कॉर्टेक्स है, अगर कोई हमने इमेज देखा है तो वो उसको विजुअल कॉर्टेक्स में भेज देगा, अगर हमने कोई साउंड सुनी है कुछ मे बी सम नॉइज तो वो हमारा सेंसरी ऑडिटरी कॉर्टेक्स में चला जाएगा और उसके बाद से इट विल बी फर्दर प्रोसेस्ड एंड सेंट टू वेरियस बॉडी ऑर्गन्स। सो उन्होंने थोड़ी सी जो बात है वो की है न्यूरोबायोलॉजिकल पर्सपेक्टिव से, ठीक है। हाँ जी लारा, अब आप कुछ पूछना चाह रही हैं? अस्सलाम वालेकुम मैम। जी वालेकुम अस्सलाम। मैम मुझे ये पूछना था कि फिर जब जेम्स लेंज के रिस्पांस में ये थ्योरी आई कैनन बार्ड की, तो इन दोनों यकीनन कैनन बार्ड मतलब लग रहा है सुन के कि ये सही थे और वो गलत है, तो मतलब उनकी रिजेक्ट होके इनकी एक्सेप्ट हो गई थी या क्या हुआ था फिर? यू कैन से कि उस थ्योरी पे काफ़ी क्रिटिसिज्म आया और कैनन बार्ड थ्योरी की ज़्यादा पॉपुलैरिटी होगी, बट वील ऑल्सो सी कि इसमें भी एक मसला था, तो हम उसको आगे जाके अभी देखते हैं। ओके मैम, थैंक यू सो मच। अच्छा, इन्होंने कहा कि जो हमारे इमोशनल स्टेट्स है ना एंड फिजियोलॉजिकल अराउजल है ये इंडिपेंडेंटली काम कर रहा होता है, ठीक है।
और एक ही हमारी जो स्टिमुलस ट्रिगर होगा ना, हमारी जो भी नर्व इम्पल्स ट्रिगर हो रही है आफ्टर दैट स्टिमुलस, तो वो साइमल्टेनियसली दोनों चीजें एक्टिवेट हो जाती हैं, ठीक है। एंड देन व्हाट हैपेंस इज के our brain sends two reactions, one is the arousal and one is the emotion, but they are not causing each other, ठीक है, दोनों इकट्ठे हो रहे होते हैं। मजे की बात ये कि इन्होंने थैलेमस का रोल एम्फेसाइज किया, बट लेटर जो रिसर्च हुई है इस पे काम हुआ, बिकॉज दिस थ्योरी वाज प्रॉब्ली गिवन इन अर्ली 1900s, ठीक है। उसके बाद जो काम हुआ पता चला कि थैलेमस का तो ज्यादा रोल नहीं है इमोशंस में प्राइमरीली, वो तो एक रिले सेंटर है, ठीक है। सेंसरी इन्फॉर्मेशन को वो डिफरेंट कहते हैं ना स्पेशलाइज्ड एरियाज में भेज रहा है, असल रोल तो अमेग्डला का है, या अगर हम बात करें हाइपोथैलेमस की तो उसका है, या हिप्पोकैम्पस की बात करें तो थैलेमस का तो इतना ज्यादा रोल नहीं था, तो इनकी थ्योरी भी उस तरह से कोई बहुत ज्यादा इफेक्टिव नहीं रही, ठीक है। अच्छा, ये तो बात हो गई हमारी फिजियोलॉजिकल थ्योरीज की, जो हमने 3 थ्योरीज की बात की। अच्छा, बिफोर वी मूव ऑन, इधर अगर आप देखो कंपैरिजन के तौर पे आखिरी वाली को छोड़ के, जेम्स लैंग और कैरन बार्ट की थ्योरी में अगर हम थोड़ा सा रिकैप कर लें और डिफरेंस देख लें, तो जेम्स लैंग कहता है कि एक इवेंट होता है, बॉडी उसका अराउजल फील करती है एंड देन वी एक्सपीरियंस दैट इमोशन, ठीक है। कैनन बार्ड कहता है कि एक इवेंट हुआ, दोनों चीजें एक साथ ट्रिगर होती हैं और इसमें थैलेमस का रोल होता है, ठीक है। अच्छा, वापस चले जाते हैं अब और लेट्स टॉक अबाउट द कॉग्निटिव अप्रोच, ठीक है। और जहाँ पर कॉग्निटिव अप्रोच की बात आएगी तो यू नीड टू नो कि ये बात करें हमारी इंटरनल थॉट प्रोसेस की, ठीक है। ये कह रहे हैं कि भाई इस तरह तो नहीं होता कि एक बॉडीली रिस्पॉन्स और हमने इमोशन फील कर लिया, व्हाट अबाउट आवर ब्रेन एक्चुअली इंटरप्रेटिंग दैट, ठीक है। अभी तक तो हमने जो बात की वो न्यूरोबायोलॉजिकल इंटरप्रिटेशन की, ठीक है, कि जो इंटरनल ब्रेन के स्ट्रक्चर्स हैं, मैगडला क्या कर रहा है, थैलेमस क्या कर रहा है, ठीक है। बट व्हाट अबाउट जो हमारा जो कहते हैं ना कि कॉन्शियस उसकी इंटरप्रिटेशन है, हमारा थॉट पैटर्न है, उसका क्या, ठीक है। तो इस जो ये थ्योरी थी शाक्टर सिंगर थ्योरी, दैट इज आल्सो नोन एज कॉग्निटिव लेबलिंग थ्योरी, एंड जिस तरह के नाम से जाहिर हो रहा है कि दे हैव एम्फसाइज्ड ऑन हाउ वी एक्चुअली इंटरप्रेट दैट पर्टिकुलर इमोशन, ठीक है। अब इन्होंने बात की कि ओके फिजियोलॉजिकल अराउजल हो जाता है अकर, फाइन, बट उसके बाद द इंडिविजुअल आइडेंटिफाइज द रीजन फॉर दैट अराउजल, ठीक है, एंड ही लेबल्स इट कॉन्शियसली। मतलब एक स्टिमुलस हुआ दैट लेड टू सम सॉर्ट ऑफ अ फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स, देन इट वाज कॉग्निटिवली इंटरप्रेटेड एंड दैट इज हाउ इट रिजल्टेड इन एन इमोशन। अगर हम उसको इंटरप्रेट ना करते एज थ्रेटनिंग तो हमें इमोशन नहीं फील होगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल इफ वी वर वॉचिंग अगेन अ हॉरर मूवी और हमें कोई वी हर्ड सम लाउड नॉइज, अगर हमने उसको इंटरप्रेट किया कि ओ नहीं मुझे लग रहा है सिर्फ दिस वाज प्रॉब्ली कमिंग फ्रॉम द नेबरहुड, तो हम रिलैक्स हो जाएंगे, व्हाई, बिकॉज वी अटैच्ड सम सॉर्ट ऑफ एन इंटरप्रिटेशन टू इट, ठीक है, तो हम आराम से सुकून से बैठे रहेंगे। बट इफ वी attach a negative interpretation कि oh this is something dangerous, उसके बाद we will feel that emotion of fear and threat, फिर हम उठ के कुछ एक्ट करेंगे, ठीक है। ये कहते हैं कि जो हमारी परसेप्शन है उसका बहुत बड़ा रोल है इसमें, एंड arousal, the physiological arousal and perception, they both interact and then emotion is created. अगर वो interact नहीं करेंगे तो जरूरी नहीं है कि emotion create हो, ठीक है। इन्होंने एम्फसाइज किया कि कैसे हम सिचुएशन को व्यू कर रहे होते हैं, जो भी डिफरेंट सिचुएशंस हैं। अच्छा, वो ये भी कहते हैं कि हो सकता है कि कई दफ़ा हमारे फिजियोलॉजिकल अराउजल सिमिलर हों, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर हमारा बहुत ज़्यादा रेसिंग हार्ट है, ठीक है, अब अगर एग्ज़ाम से पहले the morning of the day of the exam if we are having a racing heart, that's because of anxiety or fear, ठीक है। लेकिन अगर वो सेम चीज़ on the day of the result and if we have cleared the exam, तो that is more like excitement या joy, ठीक है। तो उसने कहा कि physiological arousal तो एक जैसा भी हो सकता है, it's the situation and how we interpret it, ये चीज़ differentiate करती है उसको, ठीक है। तो एक तरह से they were opposite to the physiological theories, ठीक है। उन्होंने सारा का सारा बेसिस बना दी कि जो bodily responses हैं, और ये एम्फेसिस कर रहे हैं कि हाउ आर वी इंटरप्रेटिंग द सिचुएशन, ठीक है। अच्छा, जिस तरह अगेन इन दिस विजुअल, जिस तरह इन्होंने एक्सप्लेन किया हुआ है कि यू सी सम मे बी अ बेयर इन द जंगल, उसके बाद यू लेबल इट
and then you associate it with that emotion. ठीक है, अब इसको टू फैक्टर थ्योरी भी कहते हैं because there are two factors, one is the physiological arousal, one is the cognitive interpretation. अच्छा, अब बात करते हैं कॉग्निटिव अप्रेजल थ्योरी की. सो दिस इज वेरी मच लिंक्ड टू द प्रीवियस थ्योरी, ठीक है, क्योंकि ये कॉग्निटिव स्कूल की बात है, तो इसलिए इन्होंने एक दो तीन इनकी बातें डिफरेंट है, वो हम देख लेते हैं क्या डिफरेंस है. दिस वाज प्रपोज्ड बाय रिचर्ड लैजरस, ठीक है. और इसने भी ये एम्फेसिस किया कि जो हमारी इमोशनल एक्सपीरियंस है वो खाली हम समझ नहीं सकते, हमारी जो इर्द गिर्द सिचुएशन होती है, एनवायरनमेंट है, वो भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है, और हम उसको कैसे एवेलुएट करें. उसने कहा कि जो थिंकिंग या अप्रेजल है ना, वो पहले होता है इमोशन से, ठीक है, अगर होता है तो, और कुछ केसेस में नहीं भी होता. सो इस थ्योरी में एक थोड़ी सी एलिमेंट है व्हिच कैन लीड टू कंफ्यूजन, बट लेट्स क्लैरिफाई. पहले वो कहता है कि जो अप्रेजल है वो पहले होता है, ठीक है, बाद में हम इमोशन एक्सपीरियंस करते हैं. यानी अगर हमने उसको अप्रेज कर दिया कि वो थ्रेटनिंग है तो हम फियरफुल रिस्पॉन्स देंगे, ठीक है. अगर हमने कहा कि नहीं है वो थ्रेटनिंग, तो हमारी बॉडी उसको इस तरह रिस्पॉन्स नहीं देगी. Appraisal basically means to evaluate something, to judge something, to assess something, ठीक है, and it can involve obviously हमारा cognitive process, bodily response और memory से इस तरह के अगर हमने पहले भी वो चीज़ experience की थी तो we'll recall that and see कि अच्छा नहीं यार, this is not something which is scary, ठीक है, या कोई भी इमोशन हो सकता है. अब उसने अप्रेजल के टाइप्स की बात की, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड रीअप्रेजल. प्राइमरी बेसिकली क्या है कि हम सबसे पहले वैलिडेट करें इज दिस सिचुएशन थ्रेटनिंग और नॉट. सेकेंडरी ये कि हमने उसका ऑल्टरनेट क्या सोचा कि अच्छा ओके, इफ दिस इज रियली अ थ्रेट, हम इसको कैसे डील करेंगे, ठीक है. रीअप्रेजल क्या है कि हमने सिचुएशन को दोबारा से रीइवैल्यूएट किया कि हमारी जजमेंट ठीक थी या नहीं ठीक थी, ठीक है. तो अब इसमें क्या होता है कि ये कहता है कि हमने एक सिचुएशन आ गई, उसके बाद उसका जो इमोशन था उसके बीच में देयर इज समथिंग व्हिच इज कॉल्ड अप्रेजल, और अप्रेजल के बाद जाके हम उसको लेबल करेंगे वेदर इट्स थ्रेटनिंग और नॉट, ठीक है. अच्छा, अब इन्होंने एक चीज़ और बात की जो यहाँ पे मेंशन नहीं है कि कई दफ़ा क्या होता है कि कुछ चीज़ें हम विदाउट कॉन्शियस थॉट भी एक्सपीरियंस कर रहे होते हैं, ठीक है. लाइक फॉर एग्जाम्पल इफ वी सी अ स्नेक, ठीक है, वो हमारे अंदर ऑटोमेटिकली फियर एलिसिट करेगा विदाउट इवन आवर कॉन्शियस थॉट. अभी उसका वक्त ही नहीं आएगा तो फौरन से हम उसको, यानी कि इतना हमारा ऑटोमेटिक अप्रेजल होगा. व्हाई? बिकॉज अगेन इट हैज टू डील विद आवर मेमोरी, ठीक है. मे बी हमने कहीं टीवी में देखा स्नेक, मतलब स्नेक को देखते ही हम छलांग मार देंगे, ठीक है, इतना टाइम नहीं होगा कि हम बैठ के उसको प्रेज करें कि चाहिए है या नहीं है. सो सम थिंग्स हैपन, मतलब बिल्कुल ही वो हो रही होती हैं, व्हाट डू यू कॉल इट, इंस्टेंटेनियसली, ठीक है. एंड दिस इज ऑल्सो वेरी क्लोजली लिंक टू द फाइट, और जो हमारा फाइट और फ्लाइट रिएक्शन होता है, ठीक है, उसमें भी हमारे पास टाइम नहीं होता जज करने का. इफ वी आर चेस्ड बाय अ डॉग तो वी विल जस्ट रन क्विकली, हम नहीं सोचेंगे कि हमें ये बैठ के हम इसको अप्रेज करें, ठीक है. सो इसमें इन्होंने दोनों चीज़ों की बात की कि जहाँ अप्रेजल ज़रूरी है उधर इट हैपन्स फर्स्ट बिफोर द इमोशन, और कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हमारा ऑटोनॉमिक वो ट्रिगर कर देती हैं रिस्पॉन्स, ठीक है. तो बेसिकली ये ओवरव्यू था थेरीज का. यहाँ तक कोई क्वेश्चन हो तो पूछें. अच्छा, ये जो कॉग्निटिव अप्रेजल थ्योरी है, अगेन जैसे मैंने पहले भी कहा, ये जो है ना टू फैक्टर थ्योरी की ही एक तरह से एक्सटेंशन है, ठीक है. और दोनों में आपको सेम बातें लगेंगी कि दोनों यही कह रहे हैं कि हमारी थॉट्स, हमारी इंटरप्रिटेशंस, हमारी सिचुएशन का अप्रेजल, ये सब हमारे इमोशंस को ट्रिगर करते हैं, ठीक है. मैम जी. मैम ये जो फर्स्ट 3 थियरीज थी आपने कहा इनका ज्यादातर फिजियोलॉजिकल न्यूरोबायोलॉजिकल की तरफ इनका फोकस है और सेकंड वाले जो है कॉग्निटिव. तो कॉग्निटिव की समझ में आती है कि मतलब एक मेंटल प्रोसेस की तरफ उन्होंने ज्यादा फोकस किया. तो ये जो न्यूरोबायोलॉजिकल और फिजियोलॉजिकल है इनमें क्या है, थोड़ा सा डिफरेंशिएट करके बता दें, क्योंकि पता नहीं क्यों मिक्सअप हो रही है. समझ आ गई लेकिन ओके. डिफरेंस फाइंड आउट करो तो मिक्सअप हो जाती है. अच्छा, तो बेसिकली फिजियोलॉजिकल थ्योरीज ने क्या बात की, अब फेशियल फीडबैक थ्योरी, उन्होंने टोटली फेशियल एक्सप्रेशंस की बात की, यानी कि हमारे बॉडीली चेंजेस की बात की, ठीक है. कि ओके, सम फेशियल मसल्स दे ट्रिगर अ रिस्पॉन्स टू द ब्रेन और ब्रेन उसको इंटरप्रेट करता है, ठीक है. तो प्राइमरीली उन्होंने सारा कुछ बेस कर दिया ना, वो हमारा जो न्यूरोलॉजिकल सर्किट्स हैं उनकी बात की, ठीक है. उन्होंने इसमें कॉग्निटिव एलिमेंट को नहीं ऐड किया.
या इवन नॉट इवन एनी अदर एलिमेंट फॉर दैट मैटर, ठीक है। इसी तरह जेम्स लैंग थ्योरी ने कहा कि पहले हम अराउजल एक्सपीरियंस करते हैं, उसके बाद जाके हमारा इमोशन जाहिर होता है, ठीक है। वो फिजियोलॉजिकल चेंजेस स्पेसिफिक सेंसेशंस होती हैं, ठीक है। लाइक फॉर एग्जांपल इफ वी आर क्राइंग तो हमारा ब्रेन उसको इंटरप्रेट करेगा एज सैडनेस, ठीक है। तो यहाँ पे भी वो सिर्फ फिक्सेट हो गए फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्सेज के ऊपर। इसी तरह कैनन बार्ड थ्योरी ने भी यही बोला कि हमारी कुछ न्यूरल इम्पल्सेस हैं वो जाके ब्रेन में ट्रिगर हो रही हैं, थैलेमस का रोल उसमें आ गया, किस तरह वो एक्टिवेट होके इट्स सेंडिंग मैसेजेस टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द ब्रेन फॉर द प्रोसेसिंग। ये सारी बातें इन्होंने कर दी हमारी ब्रेन स्ट्रक्चर, न्यूरो एनाटमी, बायोलॉजिकल एस्पेक्ट से रिलेवेंट, ठीक है, फिजियोलॉजिकल एस्पेक्ट से रिलेवेंट। तो इस तरह से हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे। एंड पे देयर इज दिस टेबल, इसको आप देख लीजिएगा, ठीक है। बेसिकली क्या होता है, जस्ट टू रिकैप, जेम्स लैंग थ्योरी कहती है कि वी एक्सपीरियंस सम फिजियोलॉजिकल चेंजेस, ब्रेन उनको इंटरप्रेट करता है, वी फील सर्टेन इमोशंस एंड दैट्स हाउ वी डेमोन्स्ट्रेट सम बिहेवियर, ठीक है। शुरू में हमने बात की कि इमोशन के 3 कंपोनेंट्स हैं। फिर फेशियल फीडबैक थ्योरी कहती है कि जो हमारे फेशियल मसल्स हैं दे फॉर्म सम एक्सप्रेशंस लाइक मे बी वी आर रेजिंग आवर आईब्रोज, ठीक है, या हम जो है वो हमारी प्यूपल्स वो हो रहे हैं, डायलेट हो रहे हैं, ठीक है। उसके बाद जो ब्रेन है वो उस मसल मूवमेंट को इंटरप्रेट करता है, दैट्स हाउ वी फील सम इमोशन, एंड देन वो एक बिहेवियर में ट्रांसलेट हो जाता है। कैनन बार्ड थियरी कहती है कि हमारा जो एक्सपीरियंस है वो हाइपोथैलेमस या थैलेमस को एक्टिवेट करता है, ठीक है। उसके बाद वो कुछ मैसेजेस भेजेगा डिफरेंट सेरिब्रल कॉर्टेक्स को, ठीक है, जैसे विजुअल कॉर्टेक्स, सेंसरी कॉर्टेक्स या ऑडिटरी विजुअल कॉर्टेक्स। उसके बाद जो सर्टन ऑर्गन्स हैं वो ट्रिगर होंगे थ्रू द सेंसरी सिग्नल्स टू एक्ट, ठीक है। हाइपोथैलेमस बेसिकली उनको एक्टिवेट करा होगा हमारे बॉडी ऑर्गन्स को। और आखिरी वाली जो थ्योरी है शाक्टर सिंगर थ्योरी, वो कहती है कि हम एक फिजियोलॉजिकल अराउजल एक्सपीरियंस करते हैं, उसके बाद हम उसको कोई कॉग्निटिव इंटरप्रिटेशन देते हैं अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन। जैसे मैंने बात की कि अगर इफ़ योर हार्ट इज़ रेसिंग तो इट डिपेंड्स ऑन द कॉन्टेक्स्ट, ठीक है। अगर आप एग्जाम देने से पहले इफ यू आर ट्रेम्बलिंग तो इट मीन्स यू आर अफ्रेड, यू आर एंक्शियस, ठीक है। लेकिन आपको पता चल गया कि यू हैव सिक्योर्ड अ वेरी गुड पोजीशन या यू पास द एग्जाम, तो उसके बाद दैट विल बी मोर लाइक एक्साइटमेंट और जॉय, ठीक है। जैसे कहते हैं ना कि टीयर्स ऑफ जॉय, अब आंसू हमें रोते उदास होते हुए भी आते हैं, बट मे बी वी ऑल्सो एक्सपीरियंस दैट व्हेन वी आर एक्सट्रीमली हैप्पी, ठीक है। हमारे पास अल्फाज नहीं होते बयान करने के लिए। सो दैट इज व्हाट द कॉग्निटिव थियरिस्ट से, ठीक है, कि किस तरह से हमारी जो परसेप्शन है वो चेंज करती है हमारी इंटरप्रिटेशन को, ठीक है। यहाँ पे मैम, अगेन कंपैरिजन आ गया। हाँ जी, अगर क्वेश्चन आता है कि आप बताओ कि विच थ्योरी इज मोर रिलायबल,